कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम्स की हेल्प से सीखने के बाद अब हम ये सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। जैसा मैंने कल की क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो कर लें, एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके फिर हम बात करेंगे जो अभी एक्चुअली हम सीखना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था वो एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूं। मैंने कहा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं यानी कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर, उनके सामने जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पे रखा जाता है तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ द इमेजेस रिस्पेक्टिवली, एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इमेज, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, टाइप ऑफ इमेज क्या होती है, रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है या इरेक्ट बनती है या फिर इन्वर्टेड बनती है। ये सारी बातें हमने एक टेबल बना करके सीखी। कॉनकेव मिरर के लिए हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एग्जैक्टली ऑन फोकस बनती है, दैट इज़ पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड। Real inverted and highly diminished image in front of the mirror on the principal axis at f बनती है। जब ऑब्जेक्ट को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाता है तो बियॉन्ड सी जब वो ऑब्जेक्ट होता है तब इमेज का पोजीशन थोड़ा सा बदलता है और वो सी और एफ के बीच में आ जाती है। इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और अब भी डिमिनिश्ड है, छोटी है। फिर ऑब्जेक्ट को और आगे लाके सी पर रख देते हैं, इमेज भी मिरर से थोड़ा दूर आती है और सी पे आ जाती है। साइज थोड़ा सा इमेज का बड़ा है और ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इमेज इज ऑल्सो एट सी एंड इट इज़ द सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए, सी और एफ के बीच में रख दिया। जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया तो फिर इमेज थोड़ा और दूर जाती है, बियॉन्ड सी चली जाती है, साइज़ बड़ा हो जाता है, हम कहते हैं इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज बन गई। और जब हम और आगे ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं टुवर्ड्स द मिरर और उसको एफ पर रख देते हैं तो इमेज और दूर इन्फिनिटी पे चली जाती है, हाईली मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, ये 5 केसेस जो हमने बोले, ये पांचों केसेस जो हैं वो हमारे कॉनकेव मिरर के रियल इमेज बनाने के एग्जाम्पल्स हैं। इन 5 केसेस में रियल इमेज बनती है। छठा जो केस है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे कि जब आप ऑब्जेक्ट को और पास आप लेके जाते हो नियर द मिरर बिटवीन एफ एंड पी, तो उस समय जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर दैट इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज अब आपस में एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो रियल इमेज नहीं बनाएगा इस पोजीशन में। इस पोजीशन में जो इमेज बनेगी वो बैक साइड ऑफ द या इनसाइड ऑफ द मिरर बनेगी। तो हमने कहा कि इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से कॉनकेव मिरर जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर फोकसिंग the rays coming from infinity parallel to each other, parallel to principal axis at f। सन से आने वाली रेज को एक पॉइंट पर f पर इकट्ठा किया जा सकता है, इसलिए हम इसको सोलर फर्नेस में यूज़ कर देते हैं। हाँ, सोलर फर्नेस में ये सोलर कंसंट्रेटर की तरह से काम करता है। सोलर कंसंट्रेटर मतलब सनलाइट से आने वाली जो रेज हैं उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा करने वाला, और इससे इग्निशन में हेल्प मिलती है। सोलर फर्नेसेस इसको बोलते हैं जो सन से आने वाली एनर्जी को यूज़ करता है फॉर इग्निशन। और उसको अगर ऑब्जेक्ट एफ की जगह पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट की जगह पर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक बल्ब हो, तो वो यहाँ से निकलने वाली सारी रेज को, एफ से निकलने वाली सारी रेज को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ भेज देगा। इसका मतलब वी कैन यूज़ इट इन टॉर्चेस, इन सर्च लाइट्स एंड इन द कार हेडलाइट्स। कार हेडलाइट का बैकग्राउंड मिरर हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ, ये कॉनकेव मिरर के हम यूजेस देख रहे हैं। फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉनकेव मिरर का यूज़ देखा फॉर द पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी।
जब हमको इमेज बनानी है कैसी, इनलार्ज, वर्चुअल, यानी हम मिरर के अंदर अपनी शक्ल देखना चाहते हैं। अगर हम F पर या F के पीछे हैं तो हमें अपनी वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज नहीं दिखेगी उसमें, लेकिन जब हम उसके बहुत करीब चले जाते हैं, जब हम F और P के बीच में अपने आप को रखते हैं तो हम अपने आप को, अपनी इमेज को उसमें देखने लगते हैं। कैसी इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, एक तो हमारा शेविंग मिरर, दूसरा हमारा मेकअप मिरर, एक ही बात है शेविंग और मेकअप मिरर तो, तीसरा हमारा डेंटिस्ट का मिरर जो है, जिससे वो हमारे माउथ के अंदर हमारे टीथ को क्लोजली एग्जामिन करना चाहते हैं, उसके लिए वो एक स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर में एक कॉनकेव मिरर लगा करके नियर द टीथ लेके जाते हैं, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा टूथ है, दैट कम्स बिटवीन F एंड P एंड a virtual, erect and enlarged image is formed। ये 6 केसेस हैं, इनके बेसिस पर यूजेस हैं। जब कॉन्वेक्स की बात हुई तो केवल 2 ही केसेस थे। कॉन्वेक्स मतलब जो कि उभरा हुआ है, बल्ज्ड है, कर्व्ड आउटसाइड है। ये मिरर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही तरह से इमेज बनती है। एक तो ऑब्जेक्ट रखा हो जब इन्फिनिटी पे, हाँ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उस समय all the rays coming parallel to each other, parallel to principal axis, when strike on the surface of the convex mirror, they all are diverged and they appeared, all the rays diverged that way appeared to be originating from a point behind the mirror, that is F। तो इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज। आप बोलोगे वर्चुअल है या इरेक्ट है, ये आपको कैसे पता चला? अगर केवल पॉइंट है तो पॉइंट में इरेक्ट क्या और इन्वर्टेड क्या? तो हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज नहीं हुआ, इसलिए वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, इसलिए इरेक्ट है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियल इमेज कभी बना ही नहीं सकता। इन्फिनिटी से आने वाली कोई सी भी 2 रेज ले लो, दोनों टकराएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, बैकवर्ड प्रोजेक्शन करोगे, F पर जाकर के मिलेंगी। ठीक है, तो दोज रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल गेट डाइवर्ज्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर एंड दे अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज F बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज बनती है। एक बात। दूसरी बात कि अगर ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर पे रखा हुआ है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, पास रखा है या दूर रखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, तो फिर उसकी इमेज बिटवीन P एंड F बन जाएगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सेम साइज इमेज ये बना नहीं सकता, इनलार्ज इमेज भी ये कभी नहीं बना सकता, और रियल इमेज ये कभी नहीं बना सकता, यानी इन्वर्टेड इमेज ये कभी भी नहीं बना सकता। यानी कॉन्वेक्स मिरर की बनाई हुई इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यूजेज कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इसको यूज़ करना है तो क्या करेंगे? एक तो इसे यूज़ कर रहे थे हम रियर व्यू मिरर या विंग मिरर ऑफ द कार, जो हमारे कार या व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल्स, उसके विंग मिरर की तरह से, रियर व्यू मिरर की तरह से यूज़ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक तो ये हर ऑब्जेक्ट की इमेज को वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बना के देता है। डिमिनिश्ड बना के देता है तो हमारे पीछे से आने वाले व्हीकल के अलावा और जगह भी बचती है, उसके पीछे और भी व्हीकल आ रहे हैं, वो भी उसमें दिखते रहते हैं। ये क्योंकि बल्ज्ड आउटसाइड है, कर्व्ड आउटसाइड है, तो इस वजह से ये एक वाइडर एरिया को कवर कर लेता है। हाँ, एक ज़्यादा जगह सराउंडिंग्स की, बैक साइड की हमको दिखाई देती है, टू गिव अ बेटर आइडिया अबाउट द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। हमारे पीछे से आगे की तरफ जो हमको ओवरटेक करना चाहता है, कौन है, हमको दिख जाता है। तो ये तो इसका एक रोल है ही। उसके अलावा जो इसके और पॉपुलर यूज़ हैं उनमें से एक है कि इट इज़ यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर। ये कई जगह पे सिक्योरिटी मिरर की तरह से यूज़ होता है। हमने एग्जांपल लिए थे हमारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके अंदर, या फिर हमारे जो रोड इंटरसेक्शंस होते हैं वहाँ पर, मॉल्स के बाहर जहाँ पे बहुत बड़ा मॉब होता है उनको कंट्रोल करने के लिए। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हमको
एक छोटी सी जगह पे बहुत सारी पब्लिक सामने दिख जाती है, बहुत सारे लोग एक साथ हमको दिखाई दे सकते हैं, तो हमें बहुत कन्वीनियंट हो जाता है देखना। सिक्योरिटी वालों के लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है देखना कि किसे कवर करना है, कैसे कवर करना है, कैसे किस चीज़ पे नज़र रखनी है। एटीएम्स का भी एक एग्जांपल हमने लिया था कि जब हम एटीएम पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे सामने एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ रहता है और हमें अपने पीछे दिखता रहता है कि हमारे बैक साइड में कोई व्यक्ति खड़ा होकर के हमारा पिन तो नहीं कॉपी कर रहा या कुछ और देखने की तो कोशिश नहीं कर रहा जिसे वो बाद में फ्रॉड करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो हमारी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उससे सिक्योर रखने के लिए सामने एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें पीछे जो भी खड़ा होगा और जो भी कर रहा होगा उस पर नज़र रखी जा सकती है ना। रोड इंटरसेक्शंस में या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत शार्प टर्न्स हैं, माउंटेन्स पे या इनसाइड द मॉल्स पार्किंग्स जहाँ पे व्हीकल्स आमने सामने आने का खतरा होता है और एक्सीडेंट का खतरा होता है, वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर को इस एंगल के साथ लगा लिया जाता है कि दोनों तरफ से आने वाले व्हीकल्स की को एक दूसरे की वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज उस मिरर में दिखाई दे और वो अलर्ट हो जाए। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो थ्योरी तो ये आपकी क्लियर हो गई। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक बात याद रखें कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के करीब ऑब्जेक्ट को लेकर के जाया जाएगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा, इमेज बिहाइंड द मिरर जो कि वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन वो कभी भी मिरर ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं आ पाता और कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अब हम तीनों मिरर्स पढ़ चुके हैं, तीनों मिरर्स मतलब प्लेन मिरर भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, प्लेन मिरर और दोनों स्फेरिकल मिरर्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विदाउट टचिंग द सरफेस ऑफ द मिरर यू कैन establish or you can recognize which of the three mirrors given to you are plane, concave और convex। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। आप वैसे तो बहुत तरीके से जवाब देने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है। आपको जब तीनों को कंपेयर करना है तो तीनों वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, उसे आप कंपेयर करो। हाँ, वर्चुअल इमेज समझते ही अब आप। वर्चुअल इमेज वो इमेज विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम अपने आप को मिरर के अंदर जब देखते हैं, बिहाइंड द मिरर जिसे हम फिजिक्स में बोलते हैं, जब हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं तो जो इमेज हमको दिखती है वो वर्चुअल है और वो हमेशा इरेक्ट होती है। तो आप जब प्लेन मिरर में अपने आप को देखोगे, अपनी वर्चुअल इमेज को देखोगे, आपको तीन मिरर पास पास लगे हुए हैं। हाँ, आप पहले प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपको उसमें अपनी सेम साइज़ इमेज दिखाई देगी। सेम साइज़ इमेज, वर्चुअल इमेज सेम साइज़ की कोई बनाता ही नहीं है कभी भी प्लेन मिरर के अलावा। प्लेन मिरर इज़ द ओनली वन जो वर्चुअल इमेज सेम साइज़ की बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज तीनों बनाते हैं कभी ना कभी, कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, प्लेन भी बनाता है, लेकिन सेम साइज़ की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और कोई नहीं बनाता प्लेन के अलावा। तो अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर के देखते हो कि इसकी हाइट मेरी हाइट के बराबर है, इमेज की हाइट मेरी हाइट के बराबर है, तो मैं समझ जाता हूँ ये प्लेन मिरर है। कॉन्वेक्स में जब आप अपने आप को देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में जब आप डिस्टेंस से अपने आप को देखोगे तो आप खुद को देख नहीं पाओगे, आपकी इमेज कहीं और बना रहा है वो इन फ्रंट ऑफ इट, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। आप जब तक उसके F और P के बीच में खड़े नहीं होगे आप अपनी इमेज नहीं देख सकते। जब आप उसके करीब जाओगे, जब आप उसके F और P के बीच में पहुंच जाओगे, तब आप अपने आप को देख पाओगे और ये इमेज इनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। हाँ, हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है मिरर को, हमें उसके पास जाने की ज़रूरत है। जब हम उसके पास गए तो बड़ी इमेज अगर उसके अंदर बन रही है तो वो कॉनकेव ही होगा। ठीक, और कॉन्वेक्स हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड केवल कॉन्वेक्स मिरर ही बनाता है। वर्चुअल इमेज इनलार्ज्ड केवल कॉनकेव मिरर ही बनाता है, वर्चुअल इमेज सेम साइज केवल प्लेन मिरर ही बनाता है। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़े हो तो आप कितनी भी दूरी पे उससे खड़े हो जाओ, आप अपने आप को उसमें देख पाओगे। एक बात, उसके लिए उसका F और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत पास चले गए और कितने भी पास चले गए,
आप देखोगे कि आपकी इमेज का हाइट जो है वो आपसे कम है। यानी उसमें वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बन रही है और वो कभी भी सेम साइज या इनलार्ज्ड इमेज बना ही नहीं सकता। ये कंसेप्ट, इस लेवल का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स की। पहले हम बात करें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, जिनकी मैं बात कर रहा था कि पहले हम अब तक जो पढ़ चुके हैं उनका इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसा। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस कैन बी डिफाइंड, ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल फोकस, जिसको आप फोकल पॉइंट भी बोलते हो। हाँ, तो प्रिंसिपल फोकस इज the point on the principal axis in front of the concave mirror on which it converges all the rays of lights after reflection which are coming parallel to principal axis, parallel to each other. हाँ, F कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर वो पॉइंट है जिस पर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर आने वाली सारी रेस को रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज करता है। हाँ, दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल द रेस कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड विल गेट कन्वर्ज्ड, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा हमेशा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब आपको F पता होता है, P तो आपको पता ही है, जब आपको F पता चल जाता है तो F और P के बीच की डिस्टेंस को ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ हमको बहुत सारी बातें बताता है जो कि हम अभी न्यूमेरिकल सीखेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर हो गया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? हम कहते हैं कि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो सब एक, क्योंकि स्फेयर का पार्ट है तो उन सब का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे पोल है, ये एक स्फेयर का ये भी पार्ट है और इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसके भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो दोनों ही कर्व्ड मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स हैं, स्फेयर का पार्ट है और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वो कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, चाहे जो हो, ये हो चाहे ये हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, 20 सेंटीमीटर इज गिवन। वो कह रहा है कि व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि जो F होता है वो C और P का सेंट्रल पॉइंट होता है। CP अगर डिस्टेंस है तो उसका बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा वो ही F होगा हमेशा, और F और P के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो F इज ऑलवेज R/2। यहाँ पे भी ये R है तो F इन दोनों के बीच में होगा, बिल्कुल बीचों बीच। F इज ऑलवेज R/2 इफ इट इज गिवन that R is 20 सेंटीमीटर, तो F या फोकल लेंथ वुड बी 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल बात है। F इक्वल टू R/2, R इक्वल टू 2F। ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है ऐसा, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज दे सकता है। अब देखो बात ये समझो कि कॉन्वेक्स मिरर तो इनलार्ज इमेज दे ही नहीं सकता। हाँ, उसने इरेक्ट इमेज बोला है। हाँ, तो इरेक्ट का मतलब ही हो गया कि वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। वर्चुअल इरेक्ट होती है क्योंकि रियल होती तो इन्वर्टेड होती। तो वर्चुअल इमेज और इनलार्ज इमेज, अभी मैंने इतनी सारी बातें करी, आप पॉज करो, खुद सोचो और बताओ कौन दे सकता है। अगर आप बता पाए तो मतलब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं जो हम अभी भी कर रहे थे। क्या? वर्चुअल दैट इज इरेक्ट
एंड इनलार्ज इमेज केवल कॉनकेव मिरर बना सकता है। प्लेन मिरर केवल सेम साइज की वर्चुअल इमेजेस बनाता है और कॉन्वेक्स केवल छोटी बनाता है इमेज। कॉनकेव क्या करता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, वो पैरेलल जाने वाली रे को एफ से निकाल देगा, पी से टकराने वाली रे को ऐसे अवे फ्रॉम दिस भेज देगा। ये दोनों एक्चुअल इंटरसेक्शन कर नहीं सकते, तो अपॉन बैकवर्ड प्रोजेक्शन वी विल सी दैट दे apparently meet at this point and we get a virtual erect and enlarged image behind the mirror। कॉन्वेक्स के साथ में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऐसे जाएगा, अपीयर टू कम फ्रॉम एफ, पी से टकराएगा, ऐसे जाएगा। ये इमेज इरेक्ट तो है यानी वर्चुअल तो है लेकिन इनलार्ज नहीं है। हाँ, प्लेन मिरर तो सेम साइज इमेज देता है, तो इनलार्ज या डिमिनिश्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। क्वेश्चन देखा, दिमाग में आंसर आ गया। वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? ये तो हम पहले ही बता चुके, क्योंकि नंबर 1 दो रीज़न बताने। नंबर 1, दे ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। बड़ी इमेज बना देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? हमने वीडियो में देखा था कि अगर इमेज बड़ी बन गई तो फिर वो बाकी सबका व्यू ब्लॉक कर देगी। पूरा मिरर का जो एरिया है वो एक ही व्हीकल दिखेगा उसमें। छोटी होगी तो दूसरे व्हीकल्स के इमेज के लिए भी जगह होगी जो उसके पीछे आ रहे हैं, जो जिसे हम देख रहे हैं उसके भी पीछे आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरा रीज़न कि ये क्योंकि कर्व्ड आउटसाइड है तो ये एक वाइडर विज़न देता है। हाँ, एक पैनोरामिक विज़न देता है। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय मिरर्स। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अभी एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है कि उसने अचानक एक बात शुरू कर दी, तो हो सकता है आप लोगों ने इसे पढ़ना शुरू कर दिया हो तो आपको समझ नहीं आया हो कि क्या बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल से बात करते हैं। देखो, आपने फिजिक्स में 9th क्लास से न्यूमेरिकल्स सीखना शुरू किया। 9th क्लास में आपने मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, सब चैप्टर्स में देखा कि न्यूमेरिकल्स होते हैं। और न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें पता होना चाहिए कितनी कितनी है, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो अगर आपको एक रेलेवेंट फार्मूला पता है, आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं, आपको उनको देखना आता है, तो आप उन वैल्यूज़ को जो भी गिवन हैं न्यूमेरिकल में, उनको आप फार्मूला में पुट करते हो, देख लेते हो कि यूनिट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ज़रूरी है तो यूनिट चेंज करते हो और फिर उसको फार्मूला में पुट करते हो, और फिर सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। लाइट में वैसे भी बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन उसके लिए हमको साइन कन्वेंशंस पहले सीखना पड़ता है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर क्या है, पहले तो हम ये समझ लें, हाँ, कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ वी आर गोइंग टू डील विद, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम ये भी सीख लें कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम यूज़ कैसे करें विद एन अप्रोप्रिएट साइन इन अ न्यूमेरिकल। तो देखो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं। समझो ये एक डायग्राम है कॉनकेव मिरर के लिए, रे डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह का सेटअप होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आपने देखा ही है, ये सब पता है आपको। अब समझो कि ये रखा है ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेना, अब हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो ये रखा हुआ है, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है रे डायग्राम्स में, चाहे कोई भी हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी मिरर हो, ये ऐसे रखा जाता है।
अब ऑब्जेक्ट की हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, इसको हम लिखते हैं h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब समझो ये कॉनकेव मिरर है ना, तो हमको रे डायग्राम्स बनाने तो आते ही है, तो अपन एक रे डायग्राम बना देते हैं इसके साथ में कि इसमें से ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकली और ये ऐसे चली गई, दूसरी ऐसे निकली, से टकराई, ऐसे चली गई, यहाँ पर हो गया इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ तो रियल इमेज बन गई। ठीक है, ये F से होके ही आए हैं दोनों, समझो मैंने यहाँ पे C बना दिया, तो C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज बन गई बियॉन्ड C। ऐसा ही होता है, चेक कर लो आप अगर आपको समझ नहीं आया तो। जब भी कॉनकेव मिरर के सामने C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बियॉन्ड C बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। तो ये इमेज बड़ी बन गई कि छोटी बन गई, ये देखने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी लगेगी हमको, h डैश, दैट इज इमेज हाइट। h इज ऑब्जेक्ट हाइट, h डैश इमेज हाइट। ये दो हमें पता चल गए, ऑब्जेक्ट हाइट, इसको आप ऑब्जेक्ट साइज भी बोल सकते हो, और h डैश इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट है, जिसको आप इमेज का साइज भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अब देखो कि ये तो है पोल, F और P के बीच का डिस्टेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, वी कॉल इट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ in case of a concave mirror P to F towards the left hand side नापी जाएगी, लेकिन एक कॉन्वेक्स मिरर में F तो पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, तो ये टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड नापी जाएगी, इसको हम बोलते हैं F, दिस इज फोकल लेंथ। तो F दोनों का ये है, कॉनकेव मिरर का ये इन दोनों का डिस्टेंस, और कॉन्वेक्स में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये F है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है, कोई खास बात नहीं। अब देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट की भी तो डिस्टेंस है कुछ, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस जो कि हमेशा पोल से नापी जाती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, लेटर यूज किया जाता है, या सिंबल कह लें आप, स्मॉल u। हाँ, दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस इज u। हाँ, मिरर के पोल से इसको नापते हैं। ठीक है, और इमेज बनी, दिस इज इमेज, इमेज का भी पोल से कुछ डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज v। हाँ, क्या मिल रहा है हमको, यहां पे भी जैसे आप इमेज बना लो, ये S से, it appears to be coming from F, S से apparent intersection, इमेज, यहाँ पे इमेज की हाइट क्या है, h डैश, ये, हाँ, यहाँ पे इमेज ऐसा है, इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट ही रहता है हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, दिस इज u। यहां पे इमेज डिस्टेंस यानी v क्या है, ये p और ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस v। तो 5 फिजिकल क्वांटिटीज हमको यहां पे मिल गई, क्या क्या, h इज ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट हाइट ही ऑब्जेक्ट साइज है। एच डैश इमेज का हाइट या इमेज का साइज। एफ फोकल लेंथ। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, एंड दिस इज मेजर्ड फ्रॉम एफ, यू और वी सबको हम पी से मेजर करते नापते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और वी इज इमेज डिस्टेंस। These five are the physical quantities which we can see around the mirror, around the principal axis. इनमें से, इन पांचों में से जो ये दो डिस्टेंसेस या दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, h और h डैश, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, these two are called as distances perpendicular to the principal axis. हाँ, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना कि कभी ये बात पूछ ली जाए या कहीं जिक्र हो जाए इसका, h डैश और h, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। F, U and V are the distances parallel to principal axis. U, F, V, U, F, V डिस्टेंसेस, पोल से सारे डिस्टेंसेस, चाहे इधर हो लेफ्ट हैंड साइड हो, चाहे उधर हो राइट हैंड साइड हो, all the distances parallel to principal axis are these three, F, U and V. हाँ, इनको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आप लोग ये बात समझते हो, दिस इज परपेंडिकुलर टू एंड दिस इज पैरेलल टू। हाँ, क्या आ गया समझ में? ये सिंपल बात है, कोई ऐसी विशेष खास कोई ऐसी बात अपन कर नहीं रहे जिसमें कोई हमको समझ में नहीं आए बात। बिल्कुल मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ काम में आएंगी। अब देखो, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ से कोई न्यूमेरिकल करना होगा तो हमको इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का इंटर रिलेशनशिप भी चाहिए। इनका क्या रिलेशन है आपस में, दैट इज़ फॉर्मूला, उधर ही लिख देते हैं जहाँ वो लिखे थे। हाँ, कोई फॉर्मूला चाहिए हमको, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप between the five physical quantities we have, F, V, U, H dash and H। हाँ, इन पांच फिजिकल क्वांटिटीज में आपस में रिलेशन किस तरह से लिखते हैं? तो द फर्स्ट रिलेशन इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हालांकि हम न्यूमेरिकली डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन में नहीं डाल रहा आपको। हाँ, जो लोग 10th क्लास ख़त्म करने के बाद में फिज़िक्स लेना चाहेंगे वो लोग सीख लेंगे। जिन्होंने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ लेनी है
उनको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिलेशन कहाँ से डिराइव हुआ। हालांकि बड़ा इजी है, वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इस डेरिवेशन को छोड़ दो क्योंकि ये कभी भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज़ द फोकल लेंथ, v इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस बीच में प्लस आएगा। और एक फॉर्मूला है, एक नया टर्म, एक फिजिकल क्वांटिटी ले लें क्योंकि वो रेशियो है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उसको हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं लिया। एक वर्ड समझो, मैग्निफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट एक स्फेरिकल मिरर के सामने रखा होता है, किसी भी मिरर के सामने रखा होता है, तो देयर आर चांसेस कि उसकी जो इमेज बनेगी वो या तो मैग्नीफाइड होगी या तो डिमिनिश्ड होगी, या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी, सेम साइज भी हो सकती है। ठीक है, तो हम एक रिलेशन बिटवीन द साइजेस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकली समझते हैं। हाँ, है क्या मैग्निफिकेशन? दिस इज द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच, रिलेटिव एक्सटेंट वर्ड क्यों यूज किया? कि हम कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के साइजेस को, है ना। तो रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज, जो इमेज है दैट इज मैग्निफाइड with respect to the object size, with respect to the object size, magnification is the relative extent to which the image is magnified with respect to object size। मतलब मैग्निफिकेशन को हम बोल रहे हैं अगर m, तो वी हैव अ फॉर्मूला m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। फॉर्मूला से इसको रिलेट करो। क्या कह रहे हैं? रिलेटिव एक्सटेंट टू विच मैग्निफिकेशन इज रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर उसका साइज है, h इज गिवन 4 सेंटीमीटर। मैं कोई साइन प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा नहीं है। आज शायद हमको टाइम मिलेगा भी नहीं साइन कन्वेंशन पढ़ने का, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात पहले समझनी ज़रूरी है साइन कन्वेंशन समझने से, कि न्यूमेरिकल करने के लिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन चाहिए तो न्यूमेरिकल की बात पहले कर लें। तो h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है और h डैश 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलते हैं? बड़ी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, हाँ, मैग्नीफाइड है, इनलार्ज्ड है। कितनी मैग्नीफाइड है? आप बोलोगे जी h डैश अपॉन h। h डैश अपॉन h क्या? 8/4, मतलब क्या? 2। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दिस इज अ रेशियो, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। हाँ, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो यूनिट नहीं बचेगा। तो मैग्निफिकेशन इज 2। व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग दैट? इसमें प्लस या माइनस भी लगता है, लेकिन वो अलग बात है, उसको छोड़ दो फिलहाल, वो साइन कन्वेंशन के बाद सीखेंगे। मैग्निफिकेशन इज 2 मतलब 2 टाइम्स इनलार्ज्ड, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ी इमेज बनी। मैग्निफिकेशन हमको क्या बता रहा है? द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन
इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, तो हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। तो हम क्या बोलेंगे, द मैग्निफिकेशन इज 0.5 या 1/2 या हाफ। मैग्निफिकेशन हाफ है का मतलब क्या हो गया, साइज छोटा हो गया। द इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनी है। कितनी छोटी है, आधी, हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज था उसके आधे साइज की इमेज बनी है। ठीक है, ये भी इजी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है जब h डैश भी 4 सेंटीमीटर हो और h भी 4 सेंटीमीटर हो, इन केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ऐसा कब होगा, ये आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ऐसा कब होगा, जब h डैश भी 4 सेंटीमीटर हो और h भी 4 सेंटीमीटर हो। इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट साइज 4 सेंटीमीटर हो तो इमेज साइज भी 4 सेंटीमीटर हो। यह आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे क्लास के बाद। और मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होगा, देखो m इज h डैश अपॉन h, ये भी 4 ये भी 4, तो मैग्निफिकेशन 1। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब सेम साइज इमेज। तो आपको ये बताना है सेम साइज इमेज कहाँ पढ़ी थी हमने, स्फेरिकल मिरर्स में। प्लेन मिरर में तो पढ़ी थी, मैं प्लेन मिरर पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि स्फेरिकल मिरर्स में मैग्निफिकेशन 1 यानी सेम साइज इमेज कब बनेगी। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज इज मैग्निफाइड इज 1, मतलब कि देयर इज नो मैग्निफिकेशन, कुछ बड़ा बना नहीं है ना, यहाँ पे मैग्नीफाई हुआ नहीं। 0.5 मतलब कि छोटा और हो गया, 2 मतलब डबल द साइज इमेज बनी, यहाँ पे मैग्निफिकेशन हुआ है ना। तो मैग्निफिकेशन हमको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन h डैश अपॉन h। मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन निकलता है मिरर के केसेस में, मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज -v अपॉन u, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस और u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम ये भी बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला दें तो, कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u इन द केस ऑफ मिरर्स। मिरर क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि लेंसेज के लिए भी इसी तरह के फॉर्मूला होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, वो जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब सीखेंगे, अभी हम केवल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मिरर फॉर्मूला tells us the relationship between f, v and u. The formula of magnification gives us the relationship between h dash h, v and u, and that will automatically give us some relationship of h dash and h with f. तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमको पहली बात पता होनी चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटीज f, v, u, h dash और h, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज या इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज। नंबर 2 हमें पता होना चाहिए फार्मूला, यानी कि इनके बीच में रिलेशनशिप। अब फार्मूला आपको पता चल गया, क्या पता चल गया फार्मूला आपको, कि 1/f, मिरर फार्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये पता चल गया। तो ये रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे, इस रिलेशनशिप को, इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई मिरर का फार्मूला नहीं है। तो अगर आपको v और u पता है और आपसे f पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे, या आपको f पता है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है यानी u पता है, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन कहाँ पे रखें,
वी कहाँ पे रखें, मतलब वी क्या बनेगी ये पूछ रहा है, तो वो भी हम इससे बता सकते हैं कि 1/v इक्वल टू 1/f, और इसे उठा के उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सिंपल मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक रिलेशन इधर मिला है, h' इक्वल टू माइनस v/u, v, u और h पता है, h' पूछ रहे हैं तो h' इक्वल टू माइनस v/u इंटू h। सिंपल है। तो ये बहुत अच्छे, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इसमें अगर हमें साइन कन्वेंशन का नॉलेज ना हो तो गलती हो जाती है। साइन कन्वेंशन अगर हमने गलत लिख दिया तो फिर ये फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं है। एफ, वी, यू, h' और h, इनके आगे प्लस या माइनस, जो इनकी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में दी हुई है उन वैल्यूज़ के आगे प्लस या माइनस किस तरह से लगाया जाएगा, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस यूज्ड, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप आज जो मैंने बात बताई है इस वीडियो को बहुत ध्यान से बार बार देख लो, और ये कंसेप्ट जो आज हमने बताए इनमें से एक भी वर्ड मिस मत करना, तो आपको कभी भी लाइट के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज़ माय प्रॉमिस। बस ये बातें याद कर लो, इतना ही याद कर लो एक बार, फिर कल जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो फिर मैं जो बातें बताऊंगा वो भी दिमाग में बड़े आसानी से बैठ जाएंगी। ठीक है, देखते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो एंजॉय करो। थैंक यू।